क्या हो अगर प्रोटीन सबको एक्सेसिबल हो जाए? क्या हो अगर न्यूट्रिशन सस्टेनेबल बन जाए? क्या हो अगर किसान की फसल और ज्यादा न्यूट्रिशियस बन जाए? ये सिर्फ सोच नहीं है, ये है हमारे आने वाले फ्यूचर का फूड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कपूर और स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। भारत 27 फरवरी को प्रोटीन डे सेलिब्रेट कर रहा है। फोर्टिफाइड राइस से पोषण अभियान तक देश को प्रोटीन रिच बनाने के लिए सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। अब हमारी बारी है फ्यूचर के फूड पर बात करने की। इस मौके पर हम लेकर आए हैं फूड फ्यूचरिज्म की थीम से सजा हमारा ये शो। बढ़ती जनसंख्या और उसके खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए फूड साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। फूड फ्यूचरिज्म के जरिए फ्यूचर का खाना तैयार करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें, फूड फ्यूचरिज्म का मिशन है फूड साइंस के जरिए फ्यूचर के फूड को प्रोटीन सफिशिएंट बनाना, ताकि इससे ना सिर्फ हमारी खाने की जरूरत पूरी हो बल्कि हम हेल्दी भी बने। इसे समझने के लिए आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे रोल ऑफ फूड साइंस इन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर। जानेंगे उनसे कैसे फूड साइंस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के इशू को सॉल्व करता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी ये चर्चा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई दिग्गज यहां मौजूद हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर हरिनिवास मिश्रा, फूड टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर से। इसके अलावा प्रोफेसर दीपक पेंटल, प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और उसके साथ साथ आशुतोष उपाध्याय जी, जो प्रोफेसर है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट से। लेकिन हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें उससे पहले फूड फ्यूचरिज्म को समझने के लिए देखते हैं हमारा ये छोटा सा वीडियो। फूड सिक्योरिटी आज विश्व में किसी भी देश की तरक्की के रास्ते में मील का पत्थर है। जानकारों का मानना है कि अगर हम फूड सिक्योरिटी से आश्वस्त हैं, तो हम तरक्की के रास्ते पर हैं। इसलिए बदलते समय के साथ ये जरूरी हो गया है कि भारत एक फूड सफिशिएंट देश के तौर पर विश्व में अपनी पहचान कायम करे और फूड सिक्योरिटी हासिल करने की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इसी बात पर जोर देने के लिए 27 फरवरी को प्रोटीन डे सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया है, जिसमें फूड फ्यूचरिज्म के जरिए राइट टू प्रोटीन पर जोर दिया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और उसके खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए अब देश में फूड साइंस का इस्तेमाल कर फ्यूचर का फूड तैयार किया जा रहा है। फूड फ्यूचरिज्म का मिशन है फूड साइंस के जरिए फ्यूचर के फूड को प्रोटीन सफिशिएंट बनाना, ताकि भारत की हर थाली नरिशमेंट से भरी हो। तो 27 फरवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रोटीन डे, और हमारे साथ इस पैनल की चर्चा की शुरुआत हम प्रोफेसर हरिनिवास जी के साथ करेंगे। सर, आसान लफ्जों में अगर हम जानना चाहें कि फूड साइंस होता क्या है, तो आप इसे कैसे बताएंगे सर? फूड साइंस, हिंदी में हम इसको खाद्य विज्ञान कहते हैं। फूड इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। सो हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, एक तो ये कंपोनेंट हो गया फूड साइंस के बारे में। दूसरा जो मेजर पार्ट है, आज देखिए एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम कैसे इसको एडिबल फार्म में बनावें। एडिबल फार्म में बनाने के लिए हमको इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो होती हैं, जब हम फार्म से ले आते हैं उसको, तो खाने के योग्य नहीं होते हैं। जैसे आप पैडी कर लीजिए, व्हीट कर लीजिए, हम ऐसे सच नहीं खा सकते उसको। तो पैडी को हमें राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलिंग करनी पड़ेगी। व्हीट को हमें उसका फ्लावर आटा बनाना पड़ेगा, आटा से फिर ब्रेड है, बिस्किट है। तो ये सब हम कैसे बनावें, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं, जैसे व्हीट से हम चपाती बना रहे हैं या ब्रेड बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, उसमें हमारे तत्व बने रहें, और जब हम उसको खाएं तो अच्छा सा हमको न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहें, और ये हम फिर कमर्शियल लेवल पर कैसे ले जाएं, कैसे कमर्शियल प्रोसेसिंग करें, लार्ज स्केल प्रोसेसिंग करें, ताकि इंडस्ट्रीज
को, कंज्यूमर्स को फायदा मिले, इंडस्ट्री को फायदा मिले और इवन प्रोड्यूसर्स को फायदा मिले। तो ये सभी चीजें जो है फूड साइंस के रियल में आती हैं। तो फूड साइंस बेसिकली इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट which involves chemistry, microbiology, physiology, botany, mathematics, engineering. In fact, if we see the three pillars of food science, then food chemistry, food microbiology, and food engineering. These are the three main branches of food science. राइट सर, बिल्कुल। मतलब हर तरीके का साइंस इन्वॉल्व है फूड के साथ। मतलब जो भी साइंस हो सकती है वो हम फूड के अंदर उसको मर्ज करके फूड साइंस इसे कहलाता है। और फूड साइंस बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ये तो हमें समझ आ गया। तो आशुतोष सर से भी एक सवाल पूछना चाहेंगे कि सर फूड फ्यूचरिज्म एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, तो सर ये फूड फ्यूचरिज्म क्या होता है? फूड फ्यूचरिज्म एक ये है कि अभी फ्यूचरिस्टिक जो हमारा दृष्टिकोण है फूड के लिए क्या है वो बड़ा बदल रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी ए सुपर फूड एंड द फूड ऑफ फ्यूचर। तो वो फूड के लिए भविष्य तय करेगा। एक दृष्टिकोण इसमें ये है। दूसरा दृष्टिकोण ये कि भविष्य का निर्णायक भोजन कैसे हो सकता है अगर हम भोजन को एक रैंडम सिलेक्शन करते रहेंगे ना, तो सस्टेनेबिलिटी का कंपोनेंट उसमें मिस हो जाता है। तो फूड फ्यूचरिज्म इज अ फूड फॉर द फ्यूचर हैज टू बी सस्टेनेबल। तो ये भी एक उस विषय से जोड़ा जाता है। तो ये अगर आप जैसे आज हम लोग वेगान एक शब्द है जिसको हम कहते हैं, जो लोग वेगान कल्ट के रूप में आ रहा है, हमारा यंग पॉपुलेशन है वो जिसको हम कह सकते हैं वो एक हरित पीढ़ी है, जनरेशन ग्रीन भी कहते हैं उस माइलेनियन जनरेशन को जी। तो उनके बीच में ऐसे रुझान है कि हम जो खा रहे हैं कि क्या वो कार्बन क्रेडिट कैसा दे रहा है, हमारे वातावरण पर कैसा असर दे रहा है। जैसे कि सामान्य में अब जनता या किसान भी समझने लगे हैं कि सिर्फ चावल और गेहूं के साइकिल पर काम नहीं चलेगा, दालों के लिए दलहन जैसे बहुत आवश्यक हैं सॉइल की हेल्थ के लिए, तो वो सस्टेनेबिलिटी का एक कंपोनेंट है। हमारा जो पूरा मानव अस्तित्व है इस धरा पर कितने लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, एक वो आश है। और दूसरा आश है कि उसमें फूड में हम कैसे पोषक तत्व की एक सांद्रता, we can make a food more dense with the nutrition. So this is what futurism can lead to. राइट सर, डेंस बना सकते हैं अब फूड को। तो दीपक सर, मैं आपके पास भी जाना चाहूँगा। हरिनिवास सर ने और आशुतोष सर ने बहुत अच्छे से बताया कि फूड साइंस और फूड फ्यूचरिज्म आखिर है क्या। लेकिन सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि फूड साइंस और फूड फ्यूचरिज्म जो है वो कितना रिलेटेड है, उसका कितना गहरा रिश्ता है आपस में? देखिए, रिश्ता तो फूड साइंसेस का, फ्यूचरिज्म तो ये है कि किस डायरेक्शन में जाना है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया जी। तो वो इसी पर बेसिस है कि आज क्या अवेलेबल है, और इसमें बहुत सारे पहलू हैं। कितनी फूड प्रोसेसिंग इंडिया में हो रही है, बहुत कम हो रही है या काफ़ी हो रही है। मुझे तो लगता है बहुत कम हो रही है। और फूड का वेस्ट जाना स्टोरेज में, ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें आप एक पहलू नहीं है कैसे ग्रो करते हैं, अब ऑर्गेनिक फूड का भी है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं फूड के साथ जुड़े हुए, बिकॉज फूड इज द एसेंस ऑफ लाइफ। बिना खाने के कोई जीवित नहीं रह सकता। बिल्कुल सर। तो इसलिए फूड के बारे में बहुत सारे कंसर्न्स हैं। कुछ कंसर्न्स जो हैं वो फ्रिवुलस हैं, कुछ कंसर्न्स जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को की न्यूट्रिशन जो है 20 to 25% पॉपुलेशन जो है उसकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, और कुछ की इम्बैलेंस्ड है। दे आर एक्यूमुलेटिंग टू मच फैट इन देयर बॉडी। जी सर। तो मैक्सिमम लोग सर, बहुत सारे सवाल हैं फूड के ऊपर, और हल जो है वो कुछ लोग ही निकाल सकते हैं जिनका एक्सपर्टीज है इस एरिया में। लेकिन सवाल सभी के मन में है कि क्या खाएं,
ताकि लाइफ में ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स कम हो। एंग्जाइटीज है बहुत फूड के बारे में आज के समाज में। राइट सर बहुत सारे विवाद है इस चीज़ को लेके, और मतलब लोग समझते नहीं है, सिर्फ फैट और सिर्फ स्वाद के लिए बहुत सारा खाना खाते रहते हैं। तो आशुतोष सर, आपके पास जाना चाहेंगे और एक सवाल पूछना चाहेंगे कि फूड साइंस ने मतलब जो खेती के तरीके हैं उसको किस तरीके से बदला है, वो साइंस किस तरीके से इन्वॉल्व हुई है खेती के अंदर? फूड साइंस की अपेक्षा है, देखिए जो खेती है या एग्रीकल्चर साइंसेज एक ओल्डर स्ट्रीम है। इसका अपना विज्ञान आज पूरा विकसित हो चुका है कि हम कैसे उपज रखें, और वो क्या कनेक्शन है फूड का, फूड प्रोसेसिंग का और एग्रीकल्चर का, कि वो रॉ इनपुट जो कुछ आ रहा है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है जी। तो फूड साइंस ने, प्रोबेबली फूड इंडस्ट्री ने, मुझे ऐसा लगता है कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वो फूड के कंज्यूमर हो चाहे वो फूड के प्रोसेसर हो, ये दोनों इसके लिए प्रेरक रहे कि आज विश्व में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात होती है, और हमने इंडिया गैप, इसको इंडिया के लेवल पर एक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, वो लागू हैं। तो फूड साइंस का एक कनेक्शन ये है, और दूसरा कनेक्शन ये है कि फूड में अगर हमने, मान लीजिए अभी जिस पे मिश्रा साहब जब फूड साइंस परिभाषित कर रहे थे, वो कह रहे थे जो गेहूं है उससे आटा बनना है, मैदा बनना है, उससे ब्रेड का संबंध है। अब उस ब्रेड में कितनी प्रोटीन है, वो प्रोटीन में ग्लूटेन कैसा है, जो हम जब विज्ञान में जाते हैं फूड के, तो जो प्रोसेसर है उसे मालूम है कि कितना ब्रेड का वॉल्यूम उठाना है, कितना राइस करना है, और उस सब के लिए दो प्रोटीन है, ग्लाइडेनिन और ग्लूटेनिन, तो उनकी सांद्रता विशेष रूप से आवश्यक है फूड में। तो फूड साइंस ऐसा कनेक्ट करता है, मीन्स जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो ऐसा हो जो कंज्यूमर को एक स्वाद भी दे सके, पोषकता भी दे सके। तो उस तरीके का ड्राइविंग फोर्स है एक तरीके से फूड साइंस एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए, चाहे वो सेफ प्रोडक्शन के लिए हो और चाहे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पर हो। जी, हरी सर के पास मैं एक बारी जाना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा सर कि ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ये कितनी ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए, मतलब, और इसकी जो फूड हम तैयार करते हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है कि हम प्रोटीन और इन सब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा उसको इक्वल रख सकें? यस, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन इन टुडेज एरा। Research and development is the key, not only in the agriculture and food, but in any discipline, in any area. इस पर मैं आऊँ, उसके पहले थोड़ा सा अगर आप परमिट करें तो मैं एक सेंटेंस में जी सर, पहले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा जी, कि फूड साइंस ने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया है। नाउ द एग्रीकल्चर इज बीइंग कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्री, and in this major role has been played by the food science. सर, और सर इसमें डबलिंग फार्मर इनकम, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप, डबलिंग फार्मर इनकम से बहुत कनेक्शन है इसका, बिल्कुल बिल्कुल। because the science, now we are able to apply the science in the agriculture and the not only production but the in the way we are doing processing and कैसे कैसे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में। इसमें फार्मर्स को इंसेंटिव्स मिल रहा है, फार्मिंग कम्युनिटीज को इंसेंटिव्स मिल रहा है। आप देखिए जैसे है अभी हमारे उपाध्याय जी कह रहे थे कि जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, तो अगर रॉ मटेरियल फैक्ट्री में इंफीरियर क्वालिटी का आ गया तो हम साइंटिस्ट जो है उसमें आप प्रोसेसर कोई मिरेकल जादू तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोड्यूस अच्छी क्वालिटी का आवे। तो आजकल देखिए कितना प्रोग्रेसिव फार्मिंग हमारी हो गई है कि में फार्म गेट पर भी प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, कूलिंग एक्सेट्रा के अभी इक्विपमेंट इत्यादि लग रहे हैं, स्टोरेज की, स्मार्ट स्टोरेज एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दैट हैज transformed. So I will narrate that yes, food science has transformed the agriculture. Now I will come to your question which you were asking, the research and development. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जहाँ तक, जैसे मान लीजिए हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे कि हम एक कोई जो प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं तो उसको प्रोसेस करते हैं
तो कैसे हम प्रोसेस करें, किस फॉर्म में हम इसको ले जाएं ताकि मैक्सिमम हमें आउटपुट मिले, पैसा हमें कम लगे और न्यूट्रिशनल क्वालिटी। एक मेजर प्रॉब्लम रहा है फूड प्रोसेसिंग में, फूड साइंस में, जो हम ट्रेडिशनली टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, उस ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में हम तो टेस्ट तो ऐड कर देते हैं, लेकिन उसका मेजर प्रॉब्लम रहा कि न्यूट्रिशन। आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटीन के बारे में उपाध्याय जी ने कहा, तो उस प्रोटीन की क्वालिटी, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने रह रहे हैं, उसको कैसे हम रिटेन करें। तो डेली एंड डेली इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी, आज हमारा रिसर्च तो इतना तक पहुंच चुका है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वी हैव रीच्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। तो आज हमारा, पहले जो था कि हमारा एक मेजर फोकस था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन में ज्यादा कंसंट्रेटेड था कि कैसे हम पब्लिक को डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट दे सके या डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फूड दे सके। लेकिन आज हम उसमें जब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं तो हमारा R&D का फोकस आ गया है कि हम कैसे कैसे अच्छा क्वालिटी दे सकें, कैसे हम बढ़िया फूड मार्केट में ले आ सकें ताकि हम एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकें। So people are talking about functional foods, nutraceuticals, health foods, and here R&D has played very major role. So both in the another area है जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि टू मिनिमाइज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। स्टिल अगर आप करेंगे कि आज हम जब इस एरा में पहुंच चुके हैं, 70 साल तक की आबादी, हमें आजादी के बाद, आज भी जो हमारे यहाँ करीब अबाउट 15 से 20% ड्यूरेबल जैसे ग्रेन एक्सेट्रा का है, इस ड्यूरेबल फूड जो है वो जो है हमारे स्पॉइल होते हैं। पेरिसेबल्स में तो 35 से 40% तक। तो हम कैसे न्यू डेवलपमेंट्स ले आवें, टेक्नोलॉजी ले आवें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके ले आवें ताकि हम इसको लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। लॉसेस मिनिमाइज होगा तो हमें अवेलेबिलिटी फूड की ज़्यादा बढ़ेगी, फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमें उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहेंगे, ताकि जब हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड देन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन कि वी adopt novel technologies, innovative concepts, methods for processing and packaging so that the maximum nutrients are retained in the food. So in all these areas, research and development plays major role and it has a significant effect. जी सर, मतलब प्रोडक्शन अब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल हो गया, अब सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रोल आ गया है फूड को प्रोसेस करने में, प्रोडक्शन करने में। तो दीपक सर, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में मतलब उसका कितना बड़ा रोल है? देखिए, मेरे जो कोलीग्स कह रहे हैं जी, ये ज़्यादा इनका एक्सपर्टीज है फूड साइंस में। मैंने फूड साइंस में कभी काम नहीं किया, मैं तो मस्टर्ड की ब्रीडिंग करता हूँ। और ये भी बता दूँ कि मस्टर्ड में, एडिबल ऑयल्स में इंडिया को सीवियर शॉर्टेज है। 70-80 हज़ार करोड़ के एडिबल ऑयल्स हम हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी है जो बेस्ड है वीट और राइस पर। दालों का अभी कुछ इंक्रीज हुआ है, लेकिन एडिबल ऑयल्स में हम बहुत पीछे हैं। तो हमें एग्रीकल्चर में अभी कई कुछ करना है और टेक्नोलॉजीज़ को लाना है एग्रीकल्चर में। जहाँ तक फूड साइंस का सवाल है, मैं ये जानना चाहूँगा दूसरे एक्सपर्ट से कि इसमें क्या बचा है। इतना काम हुआ है फूड साइंसेस पर, प्रोसेसिंग पर, तो हमारी क्या इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉब्लम है या हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट की इनटेक की प्रॉब्लम है कि लोग इतना पैसा नहीं खर्चना चाहते प्रोसेस्ड फूड पर। और जो बाकी इन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग में मिनिमाइज करें लॉसेस ऑफ न्यूट्रिशनल लॉसेस, वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि फूड साइंस में क्या हमारी देश में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो टैकल की जा रही हैं।
क्वेश्चन करना एंकर का काम बनता है, पर मैं थोड़ा सा ये नॉलेज अपने कोलीग से लेना चाहूंगा जो कि जी सर बिल्कुल, जिनका एक्सपर्टीज फूड साइंस में मेरे से बहुत ज्यादा है। जी आशुतोष सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो दीपक सर का एक क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है, रिलेवेंट मीन्स जब हम ये तो हम लोग बहुत कहते हैं कि भाई हमसे जो हमारे पड़ोसी देश में अगर देखें तो थाईलैंड जो कि 30% से ऊपर की प्रोसेसिंग रेट है, हम अभी पहले 2% 10 वर्ष पहले कहते थे, आज कहते हैं 4-5% तक की प्रोसेसिंग लेवल पर हम फ्रेश कमोडिटीज़ में आ गए हैं। मिल्क एक सिंगल कमोडिटी है जिसमें हम सबसे ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मुझे लगता है यहीं पर निहित है। दूध एक ऐसी कमोडिटी रही जिसको यहाँ श्वेत क्रांति के माध्यम से एक तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। सारे देश में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, कोऑपरेटिव का नेटवर्क बना, मिल्क के कलेक्शंस हुए ऑर्गेनाइज तरीके से, उसकी कूलिंग चिलिंग सेंटर्स आए और मिल्क को देख लिया कि भाई मिल्क को अगर हमें सेफ देना है कंज्यूमर के हाथों में तो हम उसमें पास्चराइजेशन जरूर करके दें और फिर उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तो जुड़ेंगे। तो एक वो एक पैनी नज़र और प्रोडक्ट्स में नहीं आ पाई। पर आज जब हम ये एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट तो है, रेशियो देखें, अवेलेबिलिटी है, पर कैपिटा के सेंस में इम्प्रूव ही हो रही है दिन पर दिन, लेकिन बात आ रही है कि लॉसेस की और हिडन हैंगर की। तो प्रोसेसिंग के जो रोल है या प्रोसेसिंग की जो कमी थी वो कहीं ना कहीं एक उस पूरे समूचे देश में, जैसे आज अगर एक कॉमर्शियल को लें, उस कॉमर्शियल में ऐसा फोकस किया गया है कि स्टिल कंज्यूमर इज कंफ्यूज्ड। वो दूध का उत्पाद में रह रहे हैं कि वन फैमिली इज कंफ्यूज कि मैं फ्रेश मिल्क लूं और दूसरे बता रही है कि प्रोसेसिंग के फायदे क्या हैं। तो वो कंज्यूमर माइंडसेट से सबसे बड़ा बाजार जो है वो उपभोक्ता पर आधारित होता है। तो प्रोसेसिंग कहाँ से होगी? उपभोक्ता के आधार पर होगी। तो अब समाज की संरचना बदली, ढांचा बदला, आवश्यकताएं बदली, तो एक तो प्रोसेसिंग के लिए ड्राइवर के लिए वो काम कर रहा है। और जहाँ तक जिस संस्थान, इस मंत्रालय से मेरा संबंध है, वो मंत्रालय विगत 15-20 वर्षों से योजना जो है और जो उत्पादक हैं, प्रोसेसर्स हैं, उनके लिए ग्रांट्स अवेलेबल हैं। चाहे आज माइक्रो फूड प्रोसेसर के लिए पीएमएफएमई योजना हो, हमारा कोल्ड चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फूड पार्क्स हैं, माइक्रो फूड पार्क है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है और उसी तरीके से प्रोसेसर्स आगे आ रहे हैं। और स्टार्टअप का जो कल्चर हमारे देश में पिछले 7-8 सालों में आया है, उसने फूड प्रोसेसिंग को लोगों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत काम किया है। तो कंज्यूमर और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट, ये दोनों ही शायद मेजर कमी रही। और हम स्वाभाविक रूप से दूध भी उबाल के पीने वाले, दोनों टाइम चपाती, अपने आटा, मतलब हमने ऐसा जो हमारे घरों में आटा इस्तेमाल होता है वो दोनों टाइम गूंथा जाए। वी वर हैविंग दैट माइंडसेट कि हमारी रोटी शायद ज़्यादा फ्रेश आएगी। और फूड साइंस का काम ही वो है कि जो कंज्यूमर के मानक हैं, हम अपनी क्या, हमारे जो आज हम फ्रोजन पराठा देते हैं, फ्रोजन चपातीस देते हैं, अब कुछ स्टार्टअप्स इसमें भी आ रहे हैं कि वो आपको गुथा हुआ आटा दे पाए सुरक्षित पैकेजिंग के माध्यम से, टेम्परेचर के माध्यम से। तो वो मेरे ख्याल से भविष्य इसी में है। और जहाँ तक आपने एक और बिंदु उठाया था प्रोफेसर पेंटल साहब कि इसमें क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है या वो महंगा कॉस्ट हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। प्रोसेसिंग की तो कॉस्ट सर्टेनली है, लेकिन एक साझा चूल्हा बनने में जो इकोनॉमी आती है वो कंपोनेंट इकोनॉमी का भी है। तो बड़े स्तर पर प्रोसेसिंग हो रही है, वही उसका मार्जिन है जो प्रोसेसर है। तो इसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि कॉस्ट है और कॉस्टली प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोसेस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस को ऐड करते हुए और वैल्यू रिच कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट ऐसा भी आ रहा है कि अब जैसे फ्रोजन है, आप सारे साल मटर खाना चाहते हैं, जब मटर 20 से 40 रुपए किलो मिल रही है, ठीक है, तो आप फ्रेश खा सकते हैं। बट जब मटर 100-140 रुपए किलो फ्रेश वाली मिल रही है, तो आपके लिए फ्रोजन मटर शायद ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो वो ड्राइवर भी है कि हमारा टेस्ट फैक्टर कैसे और हमारी चॉइसेस कैसे डुएल कर रही हैं। हम सीजन पे स्पेसिफिक नहीं रहना चाह रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग के जो ये लिमिटेशंस मुझे लगता है रही हैं, और उसको अब कंज्यूमर ने भी और प्रोसेसर ने भी और सरकार ने, तीनों स्तर पर इसके लिए प्रयास हो रहा है।
हम प्रोटीन डे पे बात कर रहे हैं। हमारे देश में प्रोटीन माल न्यूट्रिशन इन अ सेंस जो पहले होता था वो उसका स्वरूप बदल गया है, पर अभी भी प्रोटीन डिप्राइव्ड पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। सिग्निफिकेंट व्हेन आई से 2021 में प्रॉब्ली जब हम प्रोटीन डे पे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कहीं ना कहीं 70 से 80% ऐसी आबादी है जो जिसको प्रोटीन जो चाहिए, या तो बैलेंस प्रोटीन वो नहीं मिल रही, और या प्रोटीन की मात्रा में कमी है। तो वो एक चीज है जो हिडन हंगर से भी सपोर्ट एक तरीके से करती है कि आप न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्राइव्ड है। जी सर। तो बात आ रहा है कि अगर कि हमने सोया की बड़ी चलिए आज है, हमारे तो परंपरा में थी मूंग की दाल की बड़ी होना, देखिए लुधियाना और इसकी जो बड़ी हैं वो उड़द वाली बड़ी होना, तो वो उसी का ही एक तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस रूप है, मशीनीकरण उसके द्वारा उनमें सोया चाप के रूप में उसने आपके सामने वो आ रहा है। तो वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता युक्त है, प्रोटीन युक्त है। एक दूसरा जिस की मैंने शुरुआत में आपको मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि हरित पीढ़ी, जो हरित पीढ़ी या जो ग्रीन जनरेशन आज का युवा हमारा जो है उसका शिफ्ट ये है, वो सस्टेनेबिलिटी को बहुत ध्यान दे रहा है कि एक लैंडस्केप हम देखें, सॉइल की बात शायद हम कर सकते हैं प्रोटीन, क्योंकि जो दालें हैं वो सॉइल के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। हम बात कर सकते हैं कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं वो एक चैलेंज है। तो स्वाभाविक रूप से जो दाल हैं और जो प्लांट प्रोटीन की जो सोर्स हैं, जैसे कि हम जिनको आजकल न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं, पहले हम मोटा अनाज कह रहे थे और या मिलेट्स कह रहे थे, वो उसके सोर्स हैं। अभी प्रोफेसर पेंटल ने कहा कि वो ऑयल सीड पे इंटेंसिवली काम करते हैं और पर्टिकुलरली सरसों उसकी ब्रीडिंग में, और ऑयल में हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, गवर्नमेंट का उसमें जोर है, उत्पादन स्वाभाविक बढ़ेगा। तो आपने ऑयल के बाद जो ऑयल केक बचेगा वो क्या है, वो तो बहुत अच्छा प्रोटीन गुणवत्ता युक्त चीज है। तो ऐसे जो स्रोत आएंगे उनके लिए कोई ना कोई आउटलेट चाहिए, और वो आउटलेट उसके लिए आ जाए जो हमारी प्रोटीन से डिप्राइव्ड है। अगर ये जो मिश्रा साहब का डाटा है कि लार्जर पॉपुलेशन विच इज 50+ मींस मोर देन हाफ पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, वो चाहे ट्यूसडे छोड़ के खाती हो या कैसे भी, बट दे हैव द टेस्ट एंड इंक्लिनेशन फॉर इट। पर जो ट्रेंड अब आ रहा है कि अगर उनको वो टेस्ट, वो पैलेट, एक भारत में भी वो इंपोर्ट होके आ रहा है प्रोडक्ट, बड़ा उसने तहलका मचाया, इम्पॉसिबल बर्गर। अगर विश्व में वैकल्पिक प्रोटीन की मांग में देखें तो विश्व भर में वैकल्पिक प्रोटीन की मांग में तेजी आई है। जो वैकल्पिक प्रोटीन इन सेंस, जैसे अगर वेजिटेरियन साइड में आते थे, जो वेजिटेरियन में मिल्क लेते थे, अब वेगान जब से लोग हो गए तो उनके लिए क्वेश्चन आया कि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो। तो वो दाल, मिश्रा साहब ने कहा कि दालों में प्रोटीन का अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, सोया इज बेटर प्रोटीन, मच बेटर एंड वन ऑफ द आइडियल काइंड ऑफ प्रोटीन। तो उस प्रोफाइलिंग के लिए मल्टीपल प्रोटीन सोर्स से बैलेंस करके अगर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर हम डाटा के सेंस में बात करें तो इट वुड बी गुड। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बताता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 में लगभग 27% का जंप था अगर आप प्रोटीन उत्पादों के लिए लें। और प्लांट बेस्ड मीट, जिसकी हमने कहा कि जो मीट एनालॉग्स हैं, मीट की नकल हैं, ऐसे उत्पादों के लिए जो शायद 430 मिलियन डॉलर का जो ट्रेड हुआ करता था 2019 में, वो 2020 में 1.5 बिलियन के आसपास यूएस डॉलर के बीच में आ गया। और प्रोजेक्शन ये है कि 2035 तक लगभग ये तिगुना तक हो सकता है। मतलब ऐसा कहते हैं कि 200 से 350 बिलियन डॉलर का ट्रेड मार्केट हो सकता है। लोगों का इसमें रुझान है, कंज्यूमर, और स्वाभाविक रूप से इसमें गुणवत्ता, एक तो है न्यूट्रिशन अवेलेबल हो रहा है, प्रोटीन अवेलेबल हो रही है, बैलेंस प्रोटीन अवेलेबल हो रही है, सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट है। सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट कैसे है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे जो सॉइल और वाटर की जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है प्रोडक्शन सिस्टम की, वो एनिमल में, अगर चाहे आप दूध, एनिमल रियरिंग से दूध का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए आपने चिकन को के लिए रियर करके एंड यू आर मेकिंग अवेलेबल द मीट फॉर द पब्लिक जी, उसकी कॉस्ट और जो टोटल उसका कार्बन फुटप्रिंट देखें वो 10 गुने से 20 गुने तक उसमें ज्यादा आ रहा है। वाटर इंटेंसिव है, वाटर का तो यूज इट इज सेवरल फोल्ड व्हेन आई से, इसका मतलब 20-30 टाइम्स वाटर उसमें यूज हो रहा है।
तो उस तरीके से ये सस्टेनेबल सोर्सेस बाई डिजाइन करने पड़ेंगे। अभी स्मार्ट का जो आपने बात किया, और हमारे गवर्नमेंट ने भी योजना किया स्मार्ट सिटीज, तो स्मार्ट सिटीज ऐसे ही नहीं बन जाएंगे कि हम उनके लिए ब्रॉडबैंड सोच लेंगे, मेट्रो सोच लेंगे। जब तक हम फूड सॉल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव फूड सॉल्यूशंस नहीं सोचेंगे, प्रोबेबली आई विल से दैट वो पूरा सिटी स्मार्ट नहीं हो पाएगा। कि वो 20-25 साल की प्लानिंग होनी चाहिए कि उसका फूड इकोसिस्टम कैसा हो रीजनल बेसिस पर। फाइन, जहाँ पर राइस की, जैसे हरियाणा राज्य है जहाँ हमारा संस्थान है, आज प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस पर राइस? कैन वी अफोर्ड ग्रोइंग राइस? जो मैं तो बासमती के बेल्ट में भी बैठा हुआ हूँ। तो वो क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी के हैं, और उसी से ये प्रोटीन बाजार की मांग जुड़ी हुई है, मेरी समझ ये कहती है। जी सर। तो सर मैं दीपक सर के पास जाना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा सर, फूड सिक्योरिटी और ये जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है हमारे देश में, उसका फूड साइंस के साथ क्या रोल है? देखिए, आप सिर्फ सोयाबीन को ही ले लीजिए जी। ये क्रॉप हमारे देश में ग्रो नहीं होती थी आज से 20-25 साल पहले। ये इंट्रोड्यूस की गई सेंट्रल इंडिया में, इसका खूब इसकी पैदावार होती है 10-11 मिलियन हेक्टेयर में, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो 1 टन पर हेक्टेयर पर फंसी हुई है। तो कृषि वैज्ञानिकों के लिए ये चैलेंज है कि इसको 2 करें, 2 टन। अच्छा, आप आगे लीजिए उसको, जब हम इतनी बढ़िया क्रॉप है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है, तो फर्टिलाइजर कम देना पड़ता है जी, और इससे एडिबल ऑयल भी मिलता है और इससे प्रोटीन मील भी मिलता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही ये आवश्यक सोर्स है, क्योंकि हमारी सरसों डबल लो नहीं है, तो इसलिए पोल्ट्री को फीड नहीं की जा सकती सरसों का मील जी। तो मेरा ये मानना है कि हमने फूड प्रोसेसिंग हम आज कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग, वो तो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए आवश्यक है, जिनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, उनके लिए हमने कुछ नहीं बनाया। अब डॉक्टर मिश्रा ये कहेंगे कि हम तो बना चुके हैं, और मैं ये मानता हूँ फोर्टिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट फूड प्रोसेसिंग में हमारे लिए बात है फोर्टिफिकेशन की, क्योंकि कुछ आयरन डेफिशिएंसी इतनी प्रेवलेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी इतनी भयंकर है 20-25%, 30% पॉपुलेशन में। तो हमें सोयाबीन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो अजूबा प्रोडक्ट्स की तरह नहीं करनी चाहिए कि जो थोड़े से वर्ग के लोग जो वेजिटेरियन हैं, जो समझ गए हैं, वही खाएं। सोयाबीन का मील, प्रोसेस्ड मील, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको रिमूव करना पड़ता है, उसको हम प्रोटीन न्यूट्रिशन के लिए यूज क्यों नहीं कर पाए जी? क्योंकि हम इस दुविधा में हैं पॉलिटिकली कि हमें लोकल फूड्स के ऊपर बच्चों को फीड करना है, क्या हम प्रोसेस्ड फूड उसमें ला सकते हैं? तो इतना काम हुआ है CSIR में और इंस्टीट्यूट्स में, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, इतना कुछ बना फोर्टिफाइड फूड, लेकिन बच्चों तक कुछ नहीं गया जी। बिल्कुल सर। सो हमने खुद ये, हम दुविधा में फंसे हुए हैं कि आंगनवाड़ी में या जो मिड डे मील है उसमें हम प्रोसेस्ड फूड लाएं या ना लाएं। अगर हम लाते तो प्रोसेसिंग बहुत लार्ज स्केल पर इंडिया में होती और उसकी लागत भी कम होती। उसके जब लार्ज स्केल पे कुछ करते हैं तो इकोनॉमिकली वायबल हो जाते हैं वो मॉडल। जब छोटा सा करके दिखाते हैं तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते जी। तो हमारे पास साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, लेकिन उसको, और फोर्टिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फूड प्रोसेसिंग। बाकी चीजें
बहुत स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। आप कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, फोर्टिफाइड हैं, आप ये लेते हैं, वो लेते हैं, बाजार से पैकेजेस में फोर्टिफाइड है, उस पर बड़ा काम हो चुका है। हमारी कंट्री के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन थे, जो कि आज भी हम इस डायरेक्शन में ज्यादा जा रहे हैं कि लोकल फूड हो, बच्चों को वहीं से ही खाना मिले। और जो 6 महीने से 24 महीने तक की बच्चे की ग्रोथ है, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि वो स्कूल में अभी नहीं जा रहा, उसको मिड डे मील नहीं मिल रहा। मान लीजिए आप लोकल फूड से मिड डे मील चलाना चाहते हैं, तो इन छोटे बच्चों के लिए आपके पास क्या है? जब उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, जब उनको पूरी प्रोटीन की जरूरत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी। तो क्यों नहीं, मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं हम ये अलाउ करते? मैं यही हरी सर से ये जानना चाहूँगा सर, ये जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है मिड डे मील्स के अंदर, जैसे दीपक सर ने कहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ जीएमओ फूड को लेकर आपकी क्या राय है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके। अब जीएमओ के बारे में तो आप मुझे पूछिए। हाँ सर, आपसे पूछेंगे, बाद में आपसे पूछेंगे। ठीक है, मैं आपके भी क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा, साथ ही साथ प्रोफेसर पेंटल साहब ने भी जो बोला है उसको भी आऊंगा। पहले प्रोफेसर पेंटल साहब का एक क्विक सर, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने काम नहीं किया है, साइंटिस्ट ने काम किया है। हमारे पास खुद हमने जो हाई एनर्जी रेडी टू ईट फूड एक पेस्ट फार्म में एक फार्मूलेशन डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी पेटेंट किया, उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एक पायलट स्केल यूनिट भी बनाया हुआ है हमारे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये कह रहा था कि साइंटिस्ट ने बहुत काम किया हुआ है, उसको यूज नहीं कर रहे। नहीं कहा कि साइंटिस्ट ने काम नहीं किया है, मैं ये करना चाहूंगा इसके बारे में। थैंक यू सर। तो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ट्रांसफर भी किया है 3 इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग दैट इज द थिंग। Now I will come to the food protein security की जो बात कर रहे थे, कि देखिए इंडिया में जो ICMR का अगर हम डेटा लें तो इट इज रिकमेंडेड कि 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमें प्रोटीन डेली लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी जो एवरेज हमारा कंजम्पशन है 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का है। वी आर मच ahead of the much below of the recommended level। नाउ तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, कैसे हम बना सकते हैं? उपाध्याय जी ने हमारे कहा एक वेगान की बात। हियर हम जो है, ठीक है, वेगान आज के वर्ड में कैची टर्म है, विथ ड्यू रिगार्ड टू माय फ्रेंड उपाध्याय जी, बट आई एम बेसिकली नॉट इन फेवर ऑफ वेगान, बिकॉज यू सी वेगान मीन्स का इंडिया इज द मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। व्हाई शुड वी नॉट? For Indian population, milk is the major source of protein, so we cannot say bye to milk. But yes, I agree that to meet the protein deficiency requirement of the protein, we should encourage plant proteins. Plant protein encouragement doesn't mean that we should go vegan. We should have milk, we should come plant protein. Plant proteins, yes, oil seeds. I again, Pentel साहब ने कहा, I fully agree. I myself have worked on soybean in my PhD thesis. But again, okay, soybean should be promoted. But along with the soybean, there are other oil seeds. Sir, you are working on oil seed like sesame, जो है, उसके बाद हमारा पीनट है, ग्राउंड नट है, ये सब मेजर ऑयल मिलिंग इंडस्ट्री है। तो ऑयल निकालने के बाद ये जो हमारे जो फ्लैक बचते हैं या मील बचता है, उस मील को यूटिलाइज करके हम प्रोटीन सोर्स ले आ सकते हैं। ग्रेट पोटेंशियल है। आपने सही कहा कि मील में कुछ देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ द ऑयल मिलिंग इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड सो दैट वी गेट ए गुड क्वालिटी प्रोटीन मील, defatted flour, which can be used into various products. Also, alternative sources of the protein are now spirulina, that is algae, is being seen as a very good alternative source of the protein. It should also be promoted and cultivated in a big scale. Mycelium, that is mushroom mycelium. In fact, in my laboratory, we have taken one project sponsored by Ministry of Food Processing for converting mycelium into meat. And that we are successful, we are working on it. So
that is what is the things. And now one more point, if you permit जी, me. जी दीपक सर, आपकी क्या राय है इस पे, जो हरी सर ने बताया कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अपने सवाल का जवाब इनसे मिला? नहीं, वो पहले तो मैं थोड़ा उनको करेक्ट किया तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि साइंटिस्ट ने काम नहीं किया। साइंटिस्ट ने बहुत काम किया हुआ है। CSIR में, फूड न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट में, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंचा। मैं ये इसको पॉलिसी का फेल्योर मानता हूँ। That's all right. You are very right, sir. फेल्योर नहीं मानता। और ये जो हमारे ऑयल सीड्स हैं, अब जैसे सेसमी है, सेसमी को बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इसको बंस पे लगाते हैं, सेसमी ऑयल यूज करते हैं, लेकिन इसकी यील्ड जो है ये 1 टन से भी पर हेक्टेयर कम है जी। इन प्लांट्स को इतनी बीमारियां लगती हैं। अब सोयाबीन जब नया नया आया था तो उसके जो पैथोजेंस हैं वो थोड़े कम लेवल पर थे। जब आपने बार बार उसी की खेती की तो वो हावी हो रहे हैं। वीड्स हैं, वीड्स, फार्मर को लेबर नहीं मिलती। 25-30% प्रोडक्टिविटी सोयाबीन की इसलिए लूज हो रही है कि उसका डिवीडिंग नहीं होती। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हर एंगल पर जरूरी है। और दुनिया भर में सोयाबीन, GMO सोयाबीन ग्रो होता है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। हम वो भी नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमारी यील्ड दुनिया में सबसे लो है। अब जो फार्मर मध्य प्रदेश का फार्मर है, गुजरात का फार्मर है, वो भी सबकी तरह वो भी चाहेगा कि उसकी इनकम थोड़ी बढ़े। जितने पर आए थे उतने पर ही आज टिके हुए हैं। तो ये तो फार्मर की मोरल के लिए भी अच्छा नहीं है, और प्रोडक्शन के हिसाब से अच्छा नहीं है, प्रोसेसिंग के हिसाब से। सो हर जगह पॉलिसी की अड़चन है। अगर हम फार्मर साइंटिस्ट को अलाउ करें कि वो, अभी तक हमने जीन एडिटिंग का भी, जो इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है, रेडिएशन जेनेटिक्स को जो हम म्यूटेशंस एक्सरेज और केमिकल म्यूटेजेनेसिस से करते थे, जिसमें कि हजारों म्यूटेशंस होती थी प्लांट में, वो हमें मंजूर थी क्योंकि वो बड़ा स्लॉपी प्रोसेस है ब्रीडिंग का। लेकिन जो प्रिसिजन डेवलपमेंट हुई है 6-7 साल में, उससे हम घबरा रहे हैं। जो प्रोटीन डे जो आज हमारी मेन थीम है सर, उसके बारे में मैं आशुतोष जी से पूछना चाहूँगा कि सर ये प्रोटीन डे के इस मौके पर मतलब आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे प्रोटीन के बारे में? एक तो मैं उससे बहुत प्रोफेसर पेंटल साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे हम लोगों को फोकस कराया जी। और वो ये कि हमने वो उन्होंने एज ग्रुप की बात की, जो आंगनबाड़ी का हो या उससे नीचे का बच्चा हो, जहाँ माँ को पोषण चाहिए। और हमने मिड डे मील में भी प्रोटीन का क्वांटिफिकेशन है, बट वहाँ लिमिटेशन जो है कि फ्रेशली कुक्ड और लोकल रिसोर्सिंग, तो वो अभी भी स्टैंडर्डाइज मुझे लगता है शायद नहीं कर पा रही। कि बाई चांस हमारे मतलब किसी ने इंटेंशन से नहीं भी किया तो भी वो बनाने के से अंतर भी हो गया, दूसरे कोई कुक हो गया तो उसने ज़्यादा पानी किया, तो क्या प्रोटीन स्टैंडर्डाइज हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो वो एक है। प्रोसेसिंग एंगल पर अगर मैंने अपने हमारे लैब में हम लोगों ने काम करके देखा, और एक प्रोसेस्ड सप्लीमेंट मिश्रा साहब ने भी वही करके किया हुआ है वैसे। तो हमने बस मिड डे मील को ही टारगेट किया, उसको रेफरेंस वैल्यू लिया, उसकी प्रोटीन को रेफरेंस वैल्यू लिया, और हमने पाया कि लोकल सस्टेनेबल चॉइसेस, हमारी दालें, हमारे मिलेट्स, इनके कॉम्बिनेशन से हम प्रोसेस में इंश्योर कर सकते हैं प्रिसीजन लेवल पर कि बेटर क्वालिटी का, बेटर प्रोटीन का। तो एक तो वो फोकस है। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में जो निर्णय था वो बहुत ठीक था कि भाई ऐसा दें।
और शायद आज उसको दोबारा देखने की जरूरत है, जिस पर इंगित किया प्रोफेसर पेंटर साहब ने कि कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पर एक दोबारा सोचना चाहिए। तो शायद हम प्रोसेसिंग का भी बूस्ट मिलेगा, फार्मर के लेवल पर भी होगा। जो हम स्मॉल माइक्रो सेक्टर को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, फार्मर के ग्रास रूट लेवल पर, मींस फार्म लेवल पर, फार्म गेट लेवल पर अगर वैल्यू एडिशन चाह रहे हैं तो उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं अगर हम मिड डे मील को कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक प्रोसेस्ड फूड लाएं, जिसकी फ्रेश कुकिंग हो सकती है, जिसको वो रेडी टू कुक काइंड ऑफ कमोडिटी हो सकती है और न्यूट्रिशनली डिफाइंड होगी। वो बहुत उससे इंश्योर कर पाएंगे हम क्वालिटेटिव डिलीवरी को। तो ये स्पेसिफिकली प्रोटीन डे के लिए मुझे लगता है कि हम जो प्रोटीन डिफिशियंसी की बात कर रहे हैं, और मिश्रा साहब ने कहा कि मैं वेगान एक वो मेरा मतलब आई एम प्रो वेगान एंड वो ऐसा इशू नहीं है। प्रोटीन के लिए पॉपुलेशन तो सारे रहेंगे, चॉइसेस को आप रोक नहीं सकते। और आज अगर ऐसा हुआ कि जो कंज्यूमर फोर्स वेगान की तरफ बढ़ेगा तो इंडस्ट्री वो ऑप्शन देगी दे विल बी फोर्स टू ऑफर दैट। पर इम्पोर्टेंट है कि वेगान या जो ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स है वो यही कि आपको हैबिटेट का प्लानिंग करना पड़ेगा, सस्टेनेबल फूड की प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस सस्टेनेबल फूड की जब प्लानिंग करेंगे तो सस्टेनेबल फूड में ऑटोमेटिकली बैलेंस न्यूट्रिशन और जो समुचित पोषाहार उस कम्युनिटी के लिए, उस सेटलमेंट के लिए दे पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं, वो सब चीजें देखना पड़ेगा। प्रोसेसिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रोसेसिंग एक तरफ हमने जो अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग या मॉडर्न प्रोसेसिंग हमारे आए हैं टेक्निक, उनको सस्टेनेबिलिटी पोषकता से तो हम बहुत जोड़ते रहे, और सस्टेनेबिलिटी और पोषकता का आज है कि दोनों को साथ रख के देखना पड़ेगा कि ओवरऑल प्रोसेसिंग से हम कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करते हैं, कितना कार्बन क्रेडिट में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं या कटौती कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से प्रोटीन के साथ साथ हमको देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से प्रोटीन के समाधान आएंगे। और स्वाभाविक है सभी तरीके की प्रोटीन देख के और प्रोटीन को बैलेंस करें, जिससे कि अमीनो एसिड प्रोफाइल, अभी हम नाइट्रोजन से उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो की बात नहीं कर रहे, अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग की बात नहीं कर रहे। वो सब बातें भी बहुत आवश्यक हो जाती हैं अगर हम जो हमारी प्रोटीन की समस्या है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की समस्या है, उसको देश में एड्रेस करना चाहते हैं। जी सर, थैंक यू सर। हरी सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आज प्रोटीन डे है तो लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो यही सलाह देना चाहेंगे, हम खुद वेजिटेरियन हैं, ईट मोर वेजिटेरियन फूड, मिल्क एंड प्लांट, कंज्यूम मोर एंड मोर प्लांट फूड्स, प्लांट प्रोटीन्स, सो दैट बिकॉज हमें बॉडी को फिट एंड हेल्थली फिट करने के लिए, पर्सनली फिट करने के लिए वी नीड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सो ईट मोर प्रोटीन, दैट इज माय मैसेज टू द पीपल। तो इसलिए जो फूड साइंस ने हमें ज्ञान दिया है फोर्टिफिकेशन का, पर्टिकुलरली उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए मैं 1 मिनट और लूँगा। जब अगर आप मेज ग्रो करते हैं, अगर आप दलहन लगाते हैं तो 1 टन से ऊपर नहीं आता जी। अगर आप मेज लगाते हैं तो वो 4 टन तक आती है, और 4 टन चिकन को फीड करें तो 2 टन चिकन का मीट बनता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है, वो जो कन्वर्शन जिन मीट्स की अच्छी है, एग की कन्वर्शन बहुत अच्छी है। तो जो मैं ये नहीं कह रहा कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो जाएं, जिसका जो मन है वो करे। उनके लिए वेजिटेबल प्रोटीन्स, और जिनके जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उसके लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री, हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की है, हम मिल्क की बात कर रहे हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री हैज डन वंडर्स। सो ये सभी चीज़ों को अपनाना चाहिए। मेन मुद्दा होना चाहिए कि प्रोटीन माल न्यूट्रिशन खत्म हो और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी खत्म हो। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सो मच सर। दीपक सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आशुतोष सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी बढ़िया डिस्कशन दी, हमको सभी को समझाया प्रोटीन के बारे में। और इस मंच पर हम सबने समझा कि क्या है फूड फ्यूचरिज्म, कैसे हम बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी थाली प्रोटीन रिच बना सकते हैं। उम्मीद है फूड साइंस, फूड सिक्योरिटी और फूड फ्यूचरिज्म पर आप सबकी समझ और बेहतर हुई होगी।
आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।